वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कामयाबियों को टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। पहली बार स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करने पर खुशी का इजहार किया। वाज़ेह किया कि मईशत दोबारा पांव पर खड़ी हो चुकी। IMF के मुआहदों की पासदारी करना होगी। मुआशी इस्तेहकाम को इकनॉमिक ग्रोथ में बदलना हदफ है। सरमायाकारों से मशवरे भी मांगे। कराची रोशनियों का शहर और मुआशी हब है। स्टॉक एक्सचेंज में रिवायती घंटा भी बजाया। और शाबाश सिंध हुकूमत, शाबाश शर्जिल इनाम मेमन। बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। बेरोजगार नौजवानों को आसान इक़्तिसाद पर EV टैक्सी मिलेगी। सिंध हुकूमत का बेरोजगार नौजवानों को जल्द EV टैक्सी फराहम करने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन बेरोजगार अफराद को आसान इक़्तिसाद पर टैक्सियाँ फराहम करने के ख्वाहां। कराची में EV टैक्सी असम्बल करने वाली कंपनी के हुकाम की शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात हुई है। इसी पर तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे आजीज़ जमाली से। बताइएगा आजीज़। जी देखिए, ये सूबा सिंध के बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक बड़ी ख़बर है कि उनको अब EV टैक्सी चलाने के लिए कर्ज़ों पर दिए जाएंगे। ये फ़ैसला हुआ है सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एक इजलास में, जिसमें EV टैक्सी बनाने वाली कंपनी के ज़िम्मेदार भी शरीक थे, महकमा ट्रांसपोर्ट के भी ज़िम्मेदार शरीक थे। फ़ैसला ये हुआ है कि मुख्तलिफ़ बैंकों से रब्ता किया जाएगा और बैंकों के ज़रिए नौजवानों को कर्ज़े दिए जाएंगे और उन कर्ज़ों पर जो है EV टैक्सियाँ जो इलेक्ट्रॉनिक टैक्सीज़ हैं वो चूँकि सिंध गवर्नमेंट ला रही है, इजलास को बताया गया, तो वो ताकि बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक बेहतर अमल हो सके। तो ये भी फ़ैसला हुआ है। इस मौके पे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का ये कहना था कि सिंध हुकूमत EV टैक्सी तो ला रही है, लेकिन इसमें हमने एक ये भी फ़ैसला किया है कि कम अज़ कम जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जिनको सरकारी मुलाज़मतें नहीं मिल रही, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको EV टैक्सीज़ के ज़रिए रोज़गार फ़राहम किया जाए। तो इसलिए एक कमेटी तश्कील दी गई है जो मुख्तलिफ़ बैंक से बात करेगी और बैंकों के ज़रिए सिंध हुकूमत की ज़मानत पर नौजवानों को कर्ज़े दिए जाएंगे। फिर वो कर्ज़े किस्तों में उन्हीं नौजवानों से वसूल किए जाएंगे। ये फ़ैसला हुआ है इजलास में। जी ठीक है आजीज़, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहम खबर शामिल करेंगे। सेहत के शोबे में बड़ी करप्शन। महकमा सेहत मलीर में करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का DHO मलीर को नोटिस। अद्वियात और मशीनरी की खरीदारी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कंपनीज को की जाने वाली तमाम पेमेंट्स का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। DHO दफ्तर के अखराजात की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत की गई है। सेहत के शोबे में बड़ी करप्शन। महकमा सेहत मलीर में करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का DHO मलीर को नोटिस। अद्वियात और मशीनरी की खरीदारी का रिकॉर्ड तलब। कंपनीज को की जाने वाली तमाम पेमेंट्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। DHO दफ्तर के अखराजात की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत की गई है। तहकीकात साल 2023 और 24 के सरकारी बजट में घपलों की शिकायत पर शुरू की गई। अद्वियात और मशीनरी की खरीदारी का रिकॉर्ड तलब किया गया है। नाइट चार्जेस और दीगर ठेकों से मुतालिक भी तमाम रिकॉर्ड मांग लिया गया है। बात करने के लिए मेराज अख्तर हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल, कराची में महकमा सिंध का जो सेहत का महकमा है उसमें एक बड़ी करप्शन सामने आई है। खासतौर पे इसमें जो है DHO जो मलीर हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने एक इंक्वायरी स्टार्ट की है। उनको शिकायत मौसूल हो रही थी कि जो इसमें महकमा सेहत जो है मलीर यहाँ पर जो है 2023 और 24 का जो बजट है उसके फंड में बड़े पैमाने पर घपले किए गए हैं। आलात की खरीदारी, मशीनरी की खरीदारी के हवाले से घपले किए गए हैं, जो इल्जामात और शिकायत सामने आई हैं। उसके अलावा जो ठेके दिए गए थे, ठेकों में करप्शन के मामला भी सामने आए और ठेकों की मद में जो पेमेंट्स की गई हैं चेक्स के जरिए और पे ऑर्डर्स के जरिए, उसमें भी जो है वो करप्शन के मामला सामने आए थे। इस पर एक इंक्वायरी कंडक्ट हुई और तहकीकात शुरू कर दी गई है। इसमें नोटिस जारी किया गया है DHO मलीर को और उनको जो है 9 तारीख को यानी कि कल जो है एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के डायरेक्टर हैं इंक्वायरी 2,
उनके दफ्तर में तलब किया गया है और उनसे ये भी कहा गया है कि तमाम कर रिकॉर्ड जो है, जितनी भी आलात की खरीदारी हुई है और पेमेंट्स हुई हैं और ठेके दिए गए हैं, इन सब का रिकॉर्ड लेकर वो कल हाजिर हों और आके इस चीज़ को क्लियर करें जो जो शिकायत उनसे की गई हैं। तो इस हवाले से वो कल जो है वो इनके सामने पेश होंगे और उसमें एंटी करप्शन हुकाम का ये कहना है कि तहकीकात के बाद अगर ये चीज़ साबित होती है कि इसमें करप्शन के मामलात हैं और जो पेमेंट्स दिखाई गई हैं उतनी नहीं की गई हैं, तो इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में मुबैना करप्शन और फ़राइज़ में गफलत पर आजिज़ सिंध ने नोटिस ले लिया। ब्रांच में तैनात 7 पुलिस अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके बी कंपनी भेज दिया गया। बात करेंगे सलमान सलीम से, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल आईजी सिंध की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस में मुबैना करप्शन और नौकरी में गफलत बरतने के ऊपर 7 पुलिस अफसरानों एहलकारों को बी कंपनी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तफसीलात की अगर हम बात करें तो देखिए, इंस्पेक्टर अशरफ अली सुमरो जो कि ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच सऊदाबाद में तैनात थे, उनको बी कंपनी भेजा गया है। इसी तरह इंस्पेक्टर सईद मोहम्मद शाह जो कि सऊदाबाद में तैनात थे, उनको भी बी कंपनी भेजा गया है। इसी तरह SIP मोहम्मद सिद्दीक मेमन, ये भी सऊदाबाद लाइसेंस ब्रांच में थे, जिनको बी कंपनी भेजा गया। तकरीबन 7 ऐसे पुलिस अफसरान और एहलकार हैं सऊदाबाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में जिनको बी कंपनी भेजा गया है। इसमें सीनियर क्लर्क मोहम्मद आसिफ अली और मोहम्मद पन्ना, इसी तरह शाहिद अली और शहजाद गुल जो है वो शामिल हैं, जिनको बी कंपनी भेजा गया है। आईजी सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फौरी तौर के ऊपर इनको नौकरी में गफलत बरतने के ऊपर और मुबैना करप्शन के मामले के अंदर इनको सस्पेंड करके बी कंपनी हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया है। जी, अहम खबर शामिल करेंगे। कराची से मुल्तान जाने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस डीरेल होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हो गई है। कराची से आने और जाने वाली ट्रेनें 8 से 10 घंटे ताख़ीर का शिकार है। कराची से पेशावर रहमान बाबा एक्सप्रेस दोपहर 12 बजे के करीब शाम 12 बजे की बजाय अब शाम 6:30 बजे रवाना होगी। कराची से रावलपिंडी पाकिस्तान एक्सप्रेस दोपहर 2 के बजाय रात 7 बजे चलेगी। कराची से लाहौर के लिए कराकरम एक्सप्रेस दोपहर 3 बजे के बजाय रात 7:30 बजे रवाना होगी। कराची से सियालकोट अलामा इकबाल एक्सप्रेस दोपहर 3:30 के बजाय 7:30 बजे रवाना होगी। कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस शाम 4 के बजाय रात 9 बजे रवाना होगी। बढ़ती हुई धुंध और ट्रेन डीरेल होने के बायस आमदोरफ्त मुतासर। रेलवे इंतजामिया ने ट्रेनों में ताख़ीर पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। मुसाफिर ट्रेन शेड्यूल 117 के अलावा नए हेल्पलाइन पर भी रब्ता कर सकते हैं। बात करेंगे अक्सर शाहिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और 15-20 दिनों से ये देखा जा रहा है कि रेलवे का जो ट्रेनों का सिस्टम है वो दरहम भरम होकर रह गया। ट्रेनों की ताख़ीर का सिलसिला थम नहीं पा रहा। रेलवे ने इसको मद्देनज़र रखते हुए एक हेल्पलाइन का नंबर जो वो जारी किया है। एक तो रेलवे का हेल्पलाइन का नंबर 117 पहले से ही दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद रेलवे ने जो है वो एक और सिस्टम जो है यहाँ पर लगा दिया है। इंक्वायरी दफ्तर के बाहर इस वक्त कैंट स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक नंबर दर्ज कराया गया है जहाँ पर मुसाफिर जो है वो फ़ोन करके अपनी ट्रेन का जो है वो टाइमिंग जो है वो कन्फर्म कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनों के ताख़ीर जो है हम देख रहे हैं कई घंटे हैं मुसाफिर यहाँ पर आते हैं, बैठे रहते हैं। लिहाजा जिन मुसाफिरों को इस नंबर के बारे में पता है वो यहाँ पर फ़ोन करके मालूम कर लेते हैं। इस इंक्वायरी ऑफिस के बाहर मैं मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ जो है वो काउंटर ऑफिसर भी मौजूद हैं, जैन। इनसे बात करेंगे और जानेंगे। जैन, सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा, सुबह से अब तक आपको कितनी कॉल्स आ चुकी हैं और सैकड़ों लोग हैं जो ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो आपका फ़ोन तो बैक टू बैक रिंग होना चाहिए था फिर। मैडम, सुबह से हम लोग तकरीबन 150 से 200 कॉल अटेंड कर चुके हैं। बाकी ये है कि जो भी आते हैं हम उनको उस तरह गाइड करते हैं कि जो गाड़ी आ रही है वही गाड़ी जाएगी। मतलब ये है कि हमारी जानिब से कोशिश होती है कि हम अपनी आवाम को बेहतर से बेहतर बना सकें और बता सकें उनको कि आ सकें। ये बताइएगा कि अब तक सुबह से आपके पास कितने फ़ोन आ चुके हैं और जब आप गैर हाजिर होते हैं फ़ोन पे तो कौन आता है? नहीं मैडम, हमारी जो है शिफ्ट होती हैं इसके पर। मेरी सुबह 7 से 3 बजे तक टाइमिंग है। 3 बजे के बाद दूसरी शिफ्ट आती है हमारी, वो कॉल अटेंड करती है। अभी फ़िलहाल मैं अटेंड कर रहा हूँ, तो 3 बजे हमारी दूसरी शिफ्ट आएगी, वो अटेंड करेगी हमारी। आज सारी ट्रेनें लेट हैं? जी मैडम।
अप ये एंड डाउन। बताइएगा कि जो नंबर है ये ऐसा होता है कि बिजी जा रहा हो या ख़राब हो जाए? नहीं बिजी नहीं जाता, मतलब ये है कि कॉल्स के ऊपर कॉल्स होती हैं तो बिजी जाता है, अदरवाइज जो है ये वैसे नहीं होता। और ये कितने वक्त के लिए लगाया गया है? ये सर हमेशा के लिए लगा। रेलवे का जो नंबर दर्ज है वो ज़रा आप मुसाफिरों को बता सकते हैं? जी आप लिख लें मेरा नंबर, ये इंक्वायरी का नंबर है हमारी 021 3563 2105। ये रेलवे इंक्वायरी का नंबर है हमारा। बिल्कुल, रेलवे इंक्वायरी का जो वो एक नंबर जो यहाँ पर दर्ज करवा दिया गया है, जहाँ पर मुसाफिर जो बासानी कॉल करके जो अपनी ट्रेन का जो है वो टाइमिंग जो है वो ट्रेन की मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर काउंटर पर जो है वो शिफ्टें लगा दी गई हैं ताकि मुसाफिर जो है वो फ़ोन करके अपनी टाइमिंग मालूम कर सकें। एक दफ़ा नंबर आपको फिर से बता दिया जाए, जो नंबर है वो City 21 की स्क्रीन पर भी चल रहा है। जो रेलवे में ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिर हजरात हैं वो इसको नोट कर सकते हैं। जबकि मैं आपको एक बार फिर से नंबर बता देती हूँ, 021-563 जो है वो यहाँ का नंबर है। 021-563-31105 जो है ये नंबर है, जिस पे जो है वो आप लोग कॉल करके जो है वो आसानी से अपनी ट्रेन की टाइमिंग पूछ सकते हैं, ताकि जो यहाँ पे कैंट स्टेशन पे बड़ी तादाद में मुसाफिरों का रश होता है वो कम हो सके। मुसाफिर जो है वो ख्वारी काटने के बजाय जो बर वक्त यहाँ पे आकर अपनी ट्रेन में सवार हो सके। जी, तालीमी हवाले से खबर शामिल कर लेते हैं। मैट्रिक बोर्ड कराची के ज़िमनी इम्तहानात। मैट्रिक बोर्ड के बाद तलबा की गफलत सामने आई है। तलबा की जानिब से सप्लीमेंट्री का गलत इम्तहानी फॉर्म फिल किया गया। तलबा ने पास शुदा पर्चे पर गलती से दोबारा पर्चा देने के लिए मार्क कर दिया। इस पर बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा। देखिए, मैट्रिक बोर्ड कराची के सप्लीमेंट्री इम्तहानात जारी हैं। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के बाद अब तलबा की गफलत भी सामने आने लगी है। मुतल्लिका तलबा की जानिब से सप्लीमेंट्री का गलत इम्तहानी फॉर्म फिल किया गया था, जबकि तलबा की जानिब से पास शुदा पर्चे पर फीस से दोबारा पर्चे देने के लिए मार्क कर दिया गया था। गलत इम्तहानी पर्चा फिल करने के सबब एडमिट कार्ड में पास शुदा पर्चे को भी नामजद कर दिया गया, जबकि तलबा की मैट्रिक मार्कशीट में एक पर्चे पर तब्दील लगी थी। जारी करदा एडमिट कार्ड में एक से ज्यादा पर्चों को सप्लीमेंट्री के लिए नामजद कर दिया गया, जिसके तलबा की जारी करदा एडमिट कार्ड को कैंसिल करवाकर नया एडमिट कार्ड जारी करने की जो दरखास्त है तलबा की जानिब से की गई है, इसमें पूरी गफलत जो है ये तालिब की जानिब से दिखाई देती है, जिसने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है गलत फिल कर दिया, जिसकी वजह से उसका जो एडमिट कार्ड उसको जारी किया गया, तो जो पेपर में वो बच्ची पास थी तो उसको भी दोबारा देने के हवाले से उसकी भी जो नामजदगी है एडमिट कार्ड में वो पेपर का जिक्र किया गया कि उस बच्ची को पास शुदा पर्चे भी दोबारा देने आएंगे, जिसमें लड़की की है, स्टूडेंट की है, लेकिन स्टूडेंट की जानिब से मैट्रिक बोर्ड कराची में दरखास्त जमा कराई गई है कि उस बच्ची को चांस दिया जाए, एडमिट कार्ड जारी करता उसको कैंसिल करके दोबारा नए सिरे से एडमिट कार्ड जो है उस तलबा को जो है जारी किया जाए, जिसपे मैट्रिक बोर्ड कराची जो है इस वक्त खामोश है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाजरीन, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अस्पतालों और अमले पर हमले जारी हैं, जिन्हें अस्पताल के डॉक्टर्स तंजीमों की जानिब से पुरअमन एहतजाज। इस हवाले से जानते हैं इब्राहिम रेंज से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अस्पतालों अमले के ऊपर हमले के खिलाफ जो है जहां पर मुल्क भर में और दुनिया भर में एहतजाज किया जा रहा है, वहीं पर जिन्ना अस्पताल के अंदर भी डॉक्टर की जानिब से सरापा एहतजाज हैं। तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर जिन्ना अस्पताल के नजमुद्दीन ऑडिटोरियम के सामने जो है इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। इनको लीड करने वाली ख्वातीन डॉक्टर भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे इस हवाले से क्या कहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि WHO की 3 तारीख को इस पीर को जो WHO के जो लीड डॉक्टर्स ने कहा है कि सिर्फ गज़ा में जो हालात हैं, जिस हिसाब से बमबारी और मरीज़ बुरी तरह मुतासर हैं, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर उन मरीज़ों को जिस रफ्तार से वहाँ से मरीज़ एवैक्यूएट किए जा रहे हैं तो अगले 5 से 10 साल लग जाएंगे। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि 1,20,000 से ज़्यादा वहाँ पे मरीज़ ऐसे हैं जो क्रिटिकली इल हैं, जिनको वहाँ से बाहर जाना है, और उनके इलाज के लिए जो डॉक्टर्स अंदर मौजूद हैं उनके साथ आप इतना बुरा सलूक कर रहे हैं, जो कि ह्यूमैनिटेरियन लॉज के बिल्कुल अगेंस्ट है, जो कि वर्ल्ड लॉ के इधर इतना अगेंस्ट है। पूरी दुनिया, WHO, सारे दुनिया के इदारे, यूनाइटेड नेशंस इस पे शोर मचा रहे हैं कि डॉक्टर्स को तो आप बख्शते हैं, उनको तो जुल्म का निशाना ना बताएं। 1,000 से ज़्यादा पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स अब तक गज़ा में डायरेक्ट अस्पतालों के हमले पर शहीद हो चुके हैं। तो ये इतना एक बड़ा फिगर है, इस चीज़ को रुकना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कि जैसे कि जिन्ना अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और फ़लस्तीन के डॉक्टरों के साथ हैं। इसी तरह इसराइल के खिलाफ जो हमले किए जा रहे हैं उसके हवाले से भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की, और इनका कहना है कि एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा जब तक हमले ख़त्म बंद नहीं होते। जी।
और बदइंतज़ामी ने शहरी कायद का हुलिया बिगाड़ दिया है। जमनाबाद में पानी की लाइन डालने के लिए ग्रीन बेल्ट पर की जाने वाली खुदाई से सड़क टूट फूट का शिकार। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहते हैं 1 माह गुजर जाने के बावजूद मुतालिका इदारों की जानिब से सड़क की बहाली का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा। मज़ीद जानेंगे अक्सा शेख से, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद का एक मसला नहीं है, मसाइल के अंबार हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लांडी जमानाबाद में और आप मेरे अक़ब में कैमरामैन कयूम शेख दिखाएं तो देख सकते हैं कि ग्रीन बेल्ट यहाँ पे कितनी अबतर हालत में है, खस्ता हाली का शिकार है। आप हमें बताइएगा कि ये जो सिचुएशन है यहाँ की, ये कब से है? ये तकरीबन 3-4 महीने से पानी के नाम पे जो ना ये रोड पूरा बर्बाद हो गया है। ये ग्रीन बेल्ट ख़त्म हो गई है। इसमें इन्होंने गड्ढा डाला था, पानी की लाइन डाली, पानी तो खैर उसमें नहीं आ रहा अभी तक। और जिसकी रोड जो टूटा है, धूल मट्टी, दूसरा आए दिन इधर वारदातें और लोग गड्ढे जंप की वजह से जो ना गिर जाते हैं, ज़ख्मी होते हैं। फिर हम एम्बुलेंस वगैरह बुला के बहुत से लोग आपस में टकरा जाते हैं। अंधेरा होता है इधर, ना स्ट्रीट लाइट्स हैं। एक ही दफ़ा बस लाइन डली है, उसके बाद आज तक कोई दोबारा आया नहीं है। विज़िट किसी भी तरह का, किसी भी इदारे की तरफ से या सियासी पार्टी की तरफ से कोई विज़िट नहीं हुआ। आवाम परेशान हाल है। आप बताइएगा कि आप यहाँ से बाइक्स लेके गुजरते हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि मैं तो खुद 2 दफ़ा इस बात का शिकार हो चुका हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है 2 दफ़ा इसी वजह से। ये जो है ना गड्ढे वगैरह पड़े हुए हैं, कोई यानी कि पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर, ना किसी सियासी पार्टी का, ना किसी इदारे का, ना कोई स्ट्रीट लाइटें हैं, ना कोई क्राइम को रोकने वाला है, ना कोई पानी देने वाला है। सिर्फ ये अभी मौसम सरमा की वजह से पानी की थोड़ी सी है ना बेहतरी हुई है, ये भी सिर्फ 10 दिन से। जी बिल्कुल, यहाँ के रहायशी हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि इस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ग्रीन बेल्ट को बिल्कुल तबाह कर दिया है, सड़क टूट फूट का शिकार है, ना यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स है, जिसकी वजह से, सड़क की वजह से और स्ट्रीट लाइट्स की वजह से रात के औकात में जराइम में भी इजाफा हो रहा है, हादसात भी मामूल बन गए हैं। तो इनका यही मुतालबा है कि यहाँ पर जो ये खुदाई का काम है, जो मरम्मती काम जारी है, उसको जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि ये लोग अपनी मामूल की जो ज़िंदगी है उसे सुकून से गुजार सकें। जी, लांडी नंबर 4 में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी महंगे दामों टैंकर्स खरीद कर गुजारा करने लगे। कहते हैं कि महंगाई के दौर में पानी खरीदना मुश्किल हो गया। मजीद बताएंगे रिमशा इस्माइल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी नंबर 4 में और शहर के दीगर इलाकों की तरह यहाँ पर भी शहरियों को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। और जैसे कि घरों में ख़रीदने के लिए पानी इस्तेमाल किया जा रहा है पीने के लिए, लेकिन अब ये है कि घरों में खाना पकाने के लिए और घर के इस्तेमाल के लिए भी पानी ख़रीद कर उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि कब से आपको पानी की किल्लत का सामना है और फिर क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? काफ़ी दिनों से पानी की शिकायत नहीं, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है और यानी कि हम इतनी महंगाई के दौर में टैंकर डालें या फिर अपना घर चलाएं। आप बताएं, बस बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, खाना पकाना है, हमें हर चीज़ें, अगर हम इसी तरह बैठे रहेंगे तो हमारे को तो परेशानी का सामना है ना। हमारे इतने वो नहीं है, यानी कि कमाने वाले के यानी कि हस्बैंड हैं, वो ज़ाहिर बात है गारमेंट्स कंपनी में काम करते, इतनी हमारी तनख्वाहें, इतनी हमारी यानी कि वाचर्स है, ये नहीं है। यानी मुतल्लिका इदारों से शिकायत करते हैं? जी करते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं, आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं यहाँ से। इसी वजह से ये है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि खातून हमारे साथ मौजूद थी, उनका कहना था कि इतनी आमदनी नहीं होती तो टैंकर्स कहाँ से ख़रीद कर घरों में इस्तेमाल करें, और मुतल्लिका इदारे जो हैं हुकाम आते हैं यहाँ पर, देखते हैं, चले जाते हैं। जी, इंतज़ामिया की नाअहली के बायस शहर का सिविल सिस्टम तबाह, नाले भी खस्ता हाली का शिकार। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन ब्लॉक L और M का बरसाती नाला तबाही के दहाने पर पहुंच गया। शहरी कहते हैं कि सड़क का मरकजी बरसाती नाला फौरी तामीर किया जाए। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक L और M की दरमियानी शारा लिंक रोड अख्तर मसूद के नाम से मंसूब इस शारा का 4 बरस से बुरा हाल है। नॉर्थ नाज़िमाबाद जो माजी में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का VIP इलाका तस्वुर होता था, वो इस वक्त क्या मनाजिर पेश कर रहा है, मेरे कैमरामैन
आपको दिखाएंगे कि इसकी जो सूरत हाल है, दरमियानी नाला वो अपनी असल शक्ल खो चुका है, ना हिफाजती दीवारें हैं और मलबे से भरा हुआ है, कचरे से भरा हुआ है और यहाँ पर कई हादसा अब तक हो चुके हैं। 4 बरस गुजर गए, ये सूरत हाल है। साथ में सड़क भी है जिसकी रोड कटिंग भी हुई थी सुई सौदरन की जानिब से, उसकी लाइनें जो है वो उसकी तनसीब का अमल जारी है। मार्च तक का टाइम दिया गया है, मार्च के बाद ये सड़क तामीर की जाएगी। इलाका मकीन क्या कहते हैं इस सारी सूरत हाल पे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या सूरत हाल है इलाके की और क्या परेशानी है? देखिए, परेशानी तो यहाँ पे कई अरसे से है, आज से नहीं है, सालों हो गए, यानी कि 4 साल 5 साल हो चुके हैं। पीछे बच्चियों का कॉलेज भी है, स्कूल भी है, वो भी सब मुतासिर हैं और इस नाले की ना तो दीवारें हैं आज तक। और ये देखिए, गैस का काम तो अभी शुरू हुआ है ना, लेकिन ये जो नाला है ये तो पहले से इस चीज़ को सही करना चाहिए था। चाहे वो बल्दियाती निज़ाम अभी अगर ये 2 साल से हमारे आए हैं, इससे पहले जो निज़ाम था एडमिनिस्ट्रेशन वाला, उसके अंदर इनको करना चाहिए था, लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सीरियस नहीं हो रहा है। इस वक्त अगर बारिश हो जाती है तो आप नाले के सूरत हाल आप देख रहे हैं, पानी कहाँ जाएगा? लोगों के घरों में जाएगा ना, नाले में तो नहीं जाएगा। नाला है कहाँ? नाली की दीवारें नहीं है, गाड़ियाँ, बच्चे गिर रहे हैं, पीछे आप देखें कहीं क्रॉसिंग के लिए जगह नहीं है इसमें। कितनी अहमियत का हामिल ये रोड है और कितनी जो लिंक स्ट्रीट हैं वो इससे जो है लिंक करती हैं, और इस पे आमदोरफ्त जो है क्या 24 घंटे रहती है? 24 घंटे आमदोरफ्त है। ब्लॉक एल और एम को ये मिलाती है शाहरा, और स्कूल है यहाँ पे, कारोबारी यहाँ पे सारी चीज़ें हैं और लोगों की पूरी मार्केट है यहाँ पे। आए दिन लोग यहाँ पर अपनी ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। किसी का बच्चा गिर गया, गाड़ी गिर गई, बाइक गिर गई, ये सिलसिला तो रहता ही है। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर जो है वो तरजीहात को तब्दील किया जाए और कम से कम इस शाहरा को जो है कहा जा रहा है कि मार्च के बाद तामीर किया जाएगा। तो इसको जो बरसाती नाला है इसको फौरी तौर पर कवर अप करने की ज़रूरत है और इसकी सूरत हाल बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि बारिशों में जो है मज़ीद होने वाले हादसा से बचा जा सके। जी, सफुरा टाउन में हाशिमाबाद के करीब गैर कानूनी हाइड्रेंट कायम, लाखों गैलन पानी चोरी करके फरोख्त किया जा रहा है। गैर कानूनी कनेक्शन वाटर कॉरपोरेशन की 24 इंच की लाइन से लिया गया है। मजीद बताएंगे एहसन अब्बासी। जी बिल्कुल, सफुरा टाउन का इलाका है, हाशिमाबाद के करीब जो है वो गैर कानूनी हाइड्रेंट जो है वो कायम किया गया है नामालूम लोगों की जानिब से, जहां पे आवाम का पानी जो है वो चोरी किया जा रहा है। स्कीम 33 में फराम किया जाने वाला पानी जो है वो चोरी किया जा रहा है, जिसकी कंप्लेन दर्ज कर दी गई है, लेकिन माफिया की जानिब से जो है शदीद मुजाहिमत का सामना है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मावनत के साथ जो है ये एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। लाखों गैलन पानी जो है वहाँ से चोरी किया जा रहा है। ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये पूरा नक्शा है कि 36, 33, 24 और 18 इंच के साथ साथ जो है 6 इंच तक के डाय की लाइनें जो है वो इस इलाके से गुजरेंगी। 6 इंच की ये डाया की लाइन है, जिस मुकाम पर ये कच्चे के इलाके में गैर कानूनी झाड़ियों के साथ हाइड्रेंट कायम किया गया और इस मुकाम से जो है वो पानी टैंकर्स की मदद से जो है वो भरा जा रहा है और भरने के बाद जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। कतारें लग गई हैं टैंकरों की और वहाँ से चोरी किया जाने वाला पानी जो है वो शहरियों को फरोख्त किया जाना शुरू कर दिया गया है। जी, हरासमेंट का इल्ज़ाम साबित, अकाउंटेंट मुअत्तल। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी का अकाउंटेंट मुअत्तल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अकाउंटेंट अब्दुल रशीद मल्लाह को मुअत्तल कर दिया। सलाह जानेंगे आजिज़ जमाली से, बताइएगा। जी हाँ, सिंध पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ है। यहाँ चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत यूनिवर्सिटीज़ के मामला थे, जिसमें खासतौर पे शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी का मामला था, जिसके वाइस चांसलर भी इस इजलास में मौजूद थे। पता ये चला कि मज़कूरा यूनिवर्सिटी के जो अकाउंटेंट और डायरेक्टर फाइनेंस हैं अब्दुल रशीद मल्लाह, वो कई अरसे से ऑडिट रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहे हैं। खुद वाइस चांसलर ने भी ये शिकायत की, जबकि मज़कूरा अकाउंटेंट पे दूसरा इल्ज़ाम ये था कि वो हिरासमेंट के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई है और उस इंक्वायरी में ये साबित हुआ है कि उस पे हिरासमेंट का केस। शोकाज नोटिस दिया गया, अकाउंटेंट ने शोकाज नोटिस का जवाब भी नहीं दिया और ऑडिट रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया। उसके बाद चेयरमैन पीएससी निसार अहमद खोड़ो ने हिदायत की है कि मज़कूरा अकाउंटेंट अब्दुल रशीद मल्लाह को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और एडिशनल आईजी कराची को हिदायत की गई है कि मज़कूरा अकाउंटेंट जो हैं लियारी यूनिवर्सिटी के, इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। इन पर हिरासमेंट साबित है, लिहाजा इसको गिरफ्तार किया जाए। जी ठीक है, आप अभी हमारे साथ रहिएगा। जाम सादिक पुल से कोरंगी क्रॉसिंग तक कॉजवे का काम तेजी से जारी है। कोरंगी क्रॉसिंग का काम इसी साल मुकम्मल होगा।
जाम सादिक पुल आइंदा 6 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मज़ीद जानेंगे आजिज़ हमारी से, बताइएगा। जी, इस वक्त हम कोरंगी काजवे पर मौजूद हैं और ये कोरंगी काजवे जो है कनेक्ट है जाम सादिक ब्रिज से और इस तरफ कयूमाबाद से होता हुआ कोरंगी क्रॉसिंग तक। तो बताया जा रहा है आज अभी थोड़ी देर कबल सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने इस मंसूबे का दौरा भी किया है और वो बता रहे हैं कि 2 साल की मुद्दत में इस मंसूबे को मुकम्मल होना है। 600 से ज़ायद इसके पिलर्स जो हैं, गार्ड्स जो हैं वो लग चुके हैं। हम भी देख रहे हैं कि काम इसका जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। ये चूँकि माजी में कोरंगी काज़वे बारिशों के दौरान डूब जाता था, लेकिन अब ये जब मुकम्मल होगा तो ये एक जंक्शन की सूरत अख्तियार करेगा। यहाँ से एक रास्ता जाएगा जाम सादिक ब्रिज को और फिर वहाँ से क्रॉस करता हुआ मलीर एक्सप्रेसवे, जिसका नाम अब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे रखा गया है, वहाँ से हो जाएगा। दूसरा रास्ता कनेक्ट करेगा कयूमाबाद को और तीसरा रास्ता कनेक्ट करेगा कोरंगी क्रॉसिंग को। तो वो जो तूफ़ानी बारिशें और जिस तरह की सूरत हाल होती थी वो अब नहीं होगी। ये ऊपर से एक नया हाईवे की तरह एक फ्लाईओवर बन जाएगा। इसकी तामीर बता रहे हैं कि 2 साल की इसकी मुद्दत है। वज़ीर बल्दियात ने सिंध हुकूमत से मज़ीद फ़ंड्स भी मांगे हैं इसके लिए और वो कह रहे हैं कि अपनी मुद्दत से भी 1 से 2 माह पहले ही बन जाएगा। जहाँ तक बात है जाम सादिक ब्रिज की, तो सूबाई वज़ीर कहते हैं कि जाम सादिक ब्रिज भी नया बनेगा और जाम सादिक ब्रिज जो है आने वाले 2 से 3 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। फिर जाम सादिक ब्रिज से मलीर एक्सप्रेसवे और अभी जो उसका पहला फ़ेज़ है शाह फैसल तक, तो यहाँ से जहाँ इस वक्त हम काजवे पर मौजूद हैं ये मुकम्मल होगा तो यहाँ से कराची एयरपोर्ट 20 मिनट का फासला होगा और शहरी यहाँ से एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। और जब कायदाबाद और काठौड़ तक मोटरवे M9 तक मलीर एक्सप्रेसवे मुकम्मल होगा, तब तक ये जो कोरंगी काजवे है ये भी मुकम्मल हो चुका होगा। फिर ये बराह रास्त यहाँ से लोग चले जाएंगे मलीर एक्सप्रेसवे और फिर वहाँ से M9। तो बहरहाल ये भी एक बड़ा मंसूबा है कराची का जो ज़ेर तामीर है और ये इसी साल मुकम्मल हो जाएगा।